अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आज आखिरी दिन है, जहां इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और 2010 वर्ल्ड कप की फातेह स्पेन आमने सामने आएंगे। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा और अगर अर्जेंटीना ये फाइनल जीतने में कामयाब हो जाती है तो अर्जेंटीना ब्राजील और इटली के बाद टाइटल का दिफा करने वाली तीसरी टीम बन जाएगी और एक नई तारीख रकम कर देगी। मगर अर्जेंटीना के मेगा स्टार फुटबॉलर और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाए जाने वाले लियोनेल मेसी इस जीत से पहले ही तारीख रकम कर चुके हैं। 39 साल मेसी फुटबॉल की तारीख के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का तीसरा फाइनल खेल रहे हैं। और अगर मेसी अर्जेंटीना को टाइटल का दिफा करवाने में कामयाब हो गए तो वो अर्जेंटीना के ऑल टाइम ग्रेट लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की अजमत से भी एक कदम आगे चले जाएंगे, जिन्होंने 1978 में अर्जेंटीना को अपने कैरियर का वाहिद वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ लियोनेल मेसी की मौजूदगी पर सबकी नजरें नहीं है, बल्कि मेसी और स्पेन के 19 साल स्टार स्ट्राइकर लमीन यमाल की एक साथ मौजूदगी भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, क्योंकि इनमें से एक लेजेंड है और दूसरा लेजेंड इन मेकिंग। और इन दोनों खिलाड़ियों का आमने सामने होना इसलिए भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि इस मैच से पहले मेसी और यमाल की सोशल मीडिया पर एक नाकाबिले यकीन तस्वीर वायरल है, जिसमें कई सालों पहले मेसी को एक बच्चे को बाथटब में नहलाते देखा जा सकता है। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि लमीन यमाल है और यह तस्वीर 2007 की है, जब मेसी की उम्र 20 साल और यमाल की उम्र सिर्फ 5 माह थी। और अब इत्तेफाक देखिए, दोनों आज वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होंगे। कल जब एक इवेंट में मेसी को यह तस्वीर दिखाई गई तो मेसी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि यह तस्वीर हैरान कुन है और अब हमारा एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलना भी नाकाबिले यकीन है। इसी तरह यमाल ने भी इसे एक हैरान कुन इत्तेफाक करार दिया है। जबकि दिलचस्प इत्तेफाक ये भी है कि मेसी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ एकेडमी के साथ अपने फुटबॉल करियर का आगाज किया था, जबकि यमाल ने भी सिर्फ 7 साल की उम्र में बार्सिलोना की यूथ एकेडमी के साथ अपने करियर का आगाज किया। मगर जहां ये वर्ल्ड कप कई कांटेदार मुकाबलों, अमेजिंग कमबैक्स और हार्ट ब्रेक्स की वजह से तारीखी वर्ल्ड कप करार दिया जा रहा है, वहीं इस पूरे वर्ल्ड कप पर धांधली और सियासत की नजर होने के इल्जामात भी लग रहे हैं। फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो के बयानात, अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत, रेफरीज के इनकंसिस्टेंट और कई मौकों पर मुतनाज़ा फैसलों और बास टीमों के साथ जानिबदाराना सलूक की वजह से ये वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा वर्ल्ड कप हो चुका है। और खास तौर पर इस पूरे वर्ल्ड कप में फीफा की अर्जेंटीना से फेवरेटिज्म और रेफरीज के अर्जेंटीना के हक में फैसलों को लेकर इल्जामात और साजिशी थ्योरियां बनाई जा रही हैं। इस वर्ल्ड कप के दौरान कई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारों की जानिब से इस मामले पर बहस की जाती रही है, मगर लोगों की जहन साजी और साजिशी थ्योरियां बनाने में सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। वर्ल्ड कप से पहले यह सवाल उठाया गया कि फीफा ने जानबूझकर अर्जेंटीना को आसान ग्रुप में रखा। फिर इवेंट के दौरान अर्जेंटीना के हक में फैसले किए गए और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के फाउल्स को नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि अर्जेंटीना की टीम को फुटबॉल स्टेडियम में मुतनाज़ा सियासी पैगाम दिखाने पर भी कुछ नहीं कहा गया। इसलिए अब अगर आज अर्जेंटीना फाइनल जीत भी जाता है तो अर्जेंटीना पर जो इल्जामात लग चुके हैं उसके बाद एक तबका इस जीत को मुतनाज़ा ही करार देता रहेगा। यकीनन इस मामले में कई इल्जामात सिर्फ साजिशी थ्योरियां हैं। सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना को लेकर जो कुछ शेयर किया जा रहा है उसमें से बहुत कुछ जाली और AI जनरेटेड भी है, मगर यह भी हकीकत है कि अब तक जो डेटा सामने आया है वो बताता है कि इस टूर्नामेंट में कई अहम फैसले अर्जेंटीना के हक में हुए हैं। इस तनाज़े का आगाज अर्जेंटीना के अल्जीरिया के खिलाफ पहले मैच से हो गया था, जब मेसी ने मैच के पहले ही हाफ में अल्जीरिया के कप्तान को पीछे से टैकल किया और उनके पैर पे पैर रख के उन्हें गिरा दिया। एम्पायर्स ने इसे फाउल तो करार दिया, मगर मेसी को कोई कार्ड नहीं दिखाया, जबकि उस वक्त कमेंटेटर्स और कई साबिक फुटबॉलर्स ने कहा कि यह 100% रेड कार्ड था, जिस पर अल्जीरिया ने फीफा को बाकायदा शिकायत की, मगर रेफरीज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम केप वर्डे के साथ मैच में अर्जेंटीना को लेकर एक और तनाज़ा पेश आया। वैसे तो ये मैच सिर्फ 5.5 लाख की आबादी वाले मुल्क केप वर्डे की बेमिसाल कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा, जिसने राउंड ऑफ 32 में दिफाई चैंपियन को तकरीबन बाहर कर दिया था, मगर एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना 3-2 से बाल ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन इस मैच के बाद फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो के इस बयान ने इसकी जानिबदारी पर सवालात खड़े कर दिए। इसमें उन्होंने अर्जेंटीना की जीत पर सुख का सांस लेते हुए कहा कि आई सफर्ड विद अर्जेंटीना टुडे, यानी मैं आज अर्जेंटीना के लिए बहुत परेशान था। इन्फेंटिनो के इस बयान के बाद उन पर कड़ी तनकीद हुई, जिसके बाद उन्होंने इस बयान से पीछे हटने की कोशिश की और दावा किया कि वो न्यूट्रल है,
मगर उनकी वजाहतों के बावजूद उन पर होने वाली तनकीद खत्म नहीं हुई। मगर अल्जीरिया और केप वर्डे के मैच के बाद पैदा होने वाला तनाज़ा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था जो तनाज़ा मिस्र के मैच के बाद खड़ा हुआ। 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड कप के सबसे ड्रामाई मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मगर ये मैच रेफरी के फैसलों और मुबैना तौर पर मेसी और अर्जेंटीना की तरफ जानिबदारी और मिस्र से गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से अब तक तनाज़े की वजह बना हुआ है, क्योंकि मैच में इब्तदाई तौर पर मिस्र की टीम छाई हुई थी। खेल के 15वें मिनट में मिस्र ने पहला गोल कर दिया और मैच खत्म होने से सिर्फ 15 मिनट पहले तक मिस्र को अर्जेंटीना पर 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। उस वक्त अर्जेंटीना की जीत के इम्कानात सिर्फ 0.6% रह गए थे। मगर फिर मैच के 79वें मिनट पर क्रिस्टियन रोमेरो ने अर्जेंटीना के लिए पहला गोल कर दिया और इसके सिर्फ 4 मिनट बाद ही मेसी ने अर्जेंटीना के लिए एक और गोल करके मैच को 2-2 से बराबर कर दिया। मगर उस वक्त तक ये मैच मुतनाज़ा हो चुका था, क्योंकि मैच के सेकंड हाफ के 58वें मिनट पर मुस्तफा जीको ने मिस्र के लिए दूसरा गोल किया था और मिस्र की टीम दूसरे गोल का जश्न मनाने में मसरूफ थी। मगर उसी दौरान मैच रेफरी के मुतनाज़ा रिव्यू ने इस गोल को फाउल करार दे दिया, क्योंकि इस गोल से 18 सेकंड पहले मिस्री खिलाड़ी मरवान आटिया ने मिस्र के पेनल्टी एरिया से बाहर अर्जेंटीना के डिफेंडर मार्टिनेज के पैर पर पैर रख दिया था, जिसे फाउल करार देकर मिस्र का गोल मुस्तरद कर दिया गया। मगर रेफरी के इस फैसले पर मिस्र की टीम ने सख्त एतराज किया। कमेंटेटर्स ने भी कहा कि यह फैसला वीएआर के दायरे इख्तियार से बाहर था, क्योंकि यह फाउल गोल होने से 18 सेकंड पहले हुआ था। मगर तनाज़ा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मैच के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब मिस्री कप्तान मोहम्मद साला को अर्जेंटीना के प्लेयर जूलियन एल्वेरेज ने अर्जेंटीना के पेनल्टी बॉक्स में गिराया, तब मिस्री टीम ने भी उसे फाउल करार देकर पेनल्टी का मुतालबा किया। मगर रेफरी ने इस मौके पर वीआर लेना भी जरूरी नहीं समझा और मिस्र की शिकायत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और फिर इसके सिर्फ 20 सेकंड बाद अर्जेंटीना ने तीसरा गोल करके मैच 3-2 से जीत लिया। अर्जेंटीना ने इस मैच के आखिरी 13 मिनट में 2 गोल किए, जिसकी वजह से इसे ग्रेटेस्ट एवर कमबैक करार दिया जाता है। इस मैच का एक और मुतनाज़ा पहलू रेफरी की जानिब से मिस्र पर येलो कार्ड की भरमार थी, जहां मिस्र के 3 खिलाड़ियों के साथ साथ एहतजाज करने पर मिस्री हेड कोच हुसाम हसन को भी येलो कार्ड दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अर्जेंटीना को इस मैच में एक कार्ड भी नहीं दिया गया। इस मैच के बाद मिस्र ने फीफा से रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत की, मगर फीफा ने कोई एक्शन नहीं लिया। मिस्र के हेड कोच हुसाम हसन ने इसे फिक्स मैच करार देते हुए कहा कि शायद फीफा चाहता था कि मेसी टूर्नामेंट में रहे, मैच में फेयर प्ले का कोई नामो निशान नहीं था। जबकि मिस्री प्लेयर मुस्तफा जीको ने भी मैच के बाद आबीदा होते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट फिक्स है, रेफरी गैर मुनसिफाना थे, हमारे साथ वाज़े तौर पर नाइंसाफी हुई है। इसी तरह इस मैच में रेफरीज के फैसलों को देखते हुए न्यूयॉर्क के मेयर भी ये रद्दमल देने पर मजबूर हो गए कि मिस्र को मैच में बार बार लूटा गया है। If you take the bus to work, that adds up fast. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. I don't know how much you ride the bus anymore, but what would you do with your extra 6 minutes? With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed again and again yesterday. Just gotta throw up the VAR. अहम बात यह कि वैसे तो तकरीबन हर वर्ल्ड कप और हर मेजर फुटबॉल लीग में इस किस्म के सवालात उठते रहते हैं। मैच के दौरान रेफरीज के गलत फैसलों पर इल्जामात भी लगते हैं, साजिशी थ्योरियां भी सामने आती हैं। मगर इस बार मुख्तलिफ यह है कि किसी एक टीम के लिए फेवरेटिज्म के ना सिर्फ इल्जामात लग रहे हैं, बल्कि डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है कि पूरे इवेंट में अर्जेंटीना के हक में फैसले ज्यादा और मुखालफत में फैसले कम हुए हैं। डेटा के मुताबिक अर्जेंटीना ने इस इवेंट में सबसे ज्यादा 87 फाउल किए हैं, मगर उसे येलो कार्ड सिर्फ 9 दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ उसके खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ियों को 14 येलो कार्ड्स दिए गए हैं। डेटा के मुताबिक रेफरी ने रिव्यू के बाद अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले 3 गोल्स को फाउल करार दिया है, जबकि अर्जेंटीना के खिलाफ जितने भी रिव्यू लिए गए उसमें किसी एक में भी अर्जेंटीना के खिलाफ फैसला सामने नहीं आया। मगर मामला सिर्फ खेल और मैदान में होने वाले मुतनाज़ा फैसलों तक महदूद नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने ये जानते हुए कि फीफा के कवायद और ज़वाबित फुटबॉल स्टेडियम में सियासी पैगामात की इजाज़त नहीं देते, उसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम ने सियासी बैनर्स लहराए, जिस पर दर्ज था कि फाकलैंड जजीरे पर अर्जेंटीना का हक है। इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के इस अमल पर फीफा से एहतजाज करते हुए अर्जेंटीना के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अर्जेंटीना से फेवरेटिज्म और जानिबदाराना सलूक के इल्जामात के अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फीफा के मामलात में मुदाखलत ने भी इस वर्ल्ड कप को सियासी और मुतनाज़ा बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है।
वैसे तो अमेरिका को इस वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर फीफा की साख पर पहले ही सवालात उठ रहे थे, मगर वर्ल्ड कप के दौरान फीफा ने सदर ट्रंप के मुतालबे के बाद जिस तरह अपना एक फैसला बदला वो इंतहाई गैर मामूली था और इस फैसले ने फीफा की आज़ादी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये तनाज़ा उस वक्त पेश आया जब 1 जुलाई को अमेरिका के स्टार फुटबॉलर बेलेगॉन को बोस्निया एंड हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेल्जियम के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के मैच से बाहर हो गए थे। मगर बेल्जियम के खिलाफ इस मैच से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेफरी के अमेरिकी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाने के फैसले पर तनकीद की और फीफा से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, would be different. Say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. अमरीकी सदर की इस मदाखलत और फीफा के सदर यानी इन्फेंटिनो से फोन कॉल के बाद फीफा ने खेल के असूलों को नजरअंदाज करते हुए हैरानकुन फैसला किया और अमरीकी फुटबॉलर पर एक मैच की पाबंदी मुअत्तल कर दी, जिसकी फुटबॉल की हालिया तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर अमरीकी सदर की मदाखलत और फीफा की गैर मामूली रहमदिली भी अमरीका को शिकस्त से ना बचा सकी और बेल्जियम ने 4-1 से यह मैच जीतकर अमरीका को नॉकआउट कर दिया। और फिर बेल्जियम के खिलाड़ियों ने सदर ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप स्टाइल में डांस किया और फतह का जश्न मनाते नजर आए। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में अमेरिका पर यह इल्जामात भी लगे कि अमेरिका ने खेल में सियासत को लाकर फीफा के फुटबॉल यूनाइट्स ऑल के नारे को नुकसान पहुंचाया है। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका पर ईरान की टीम के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने के इल्जामात लगे। ईरान की टीम और इंतजामिया भी फीफा से शिकायतें करती नजर आई, मगर अमेरिका के सामने फीफा बेबस नजर आई। अमेरिका ईरान जंग शुरू होने के बाद पहले तो ये खदशात पैदा हुए कि ईरान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी भी या नहीं, मगर फिर जब ईरान की शिरकत का फैसला हो गया तो ईरानी टीम और सपोर्ट स्टाफ के वीज़ों में ताखीर की गई। ईरानी फेडरेशन के मुताबिक 13 से 15 अहम ओहदेदार वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका में दाखिल नहीं हो सके। फिर ईरानी टीम को अमेरिका में रिहाइश और प्रैक्टिस की इजाज़त देने से भी इनकार किया गया, जिसकी वजह से ईरान को अपना बेस कैंप मेक्सिको के शहर तिख्वाना में कायम करना पड़ा। वर्ल्ड कप के आगाज़ पर ईरानी फुटबॉल टीम के सुपरवाइजर मेहदी मोहम्मद नबी ने कहा कि अभी तक ईरानी तकनीकी टीम को वीज़े जारी नहीं हुए हैं और ईरान को वर्ल्ड कप में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। मिस्र के खिलाफ मैच के बाद ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान ने वर्ल्ड कप इंतजामात को डिजास्टर करार देते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इंतजामिया चाहती है कि हम टूर्नामेंट से निकल जाएं। बहरहाल अब फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के करीब है। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है और खुसूसी नजरें लियोनेल मेसी पर हैं, जो आज एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। मेसी की तारीखी करियर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक तजज़ियाकार ने 2 रोज पहले लिखा, लियोनेल मेसी इज वॉकिंग इनटू हिस्ट्री। मेसी इतवार को यकीनी तौर पे अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे। माजी के वर्ल्ड कप मैचेस में अर्जेंटीना ने हमेशा उनकी गैर मामूली सलाहियत पर शक किया। हर नाकामी का इल्जाम मेसी पर लगाया गया, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि मेसी ने फुटबॉल का अंदाज ही बदल कर रख दिया है। मेसी ने न सिर्फ ये बदला कि एक खिलाड़ी गेंद के साथ क्या कुछ कर सकता है, बल्कि ये भी कि एक खिलाड़ी गेंद उस तक पहुंचने से पहले ही क्या कुछ देख सकता है, क्या कुछ समझ सकता है। मेसी मेड पेशेंस एंड अटैकिंग एक्ट। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त दुनिया कई आलमी तनाज़ात, जंगों और इन जंगों के बायस पैदा होने वाले इंसानी बहरानों जैसे संगीन मसाइल का शिकार है और इस सूरत हाल में ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे रूल बेस्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, उसके खात्मे या कमज़ोर होने की बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। जबकि इन्हीं आलमी तनाज़ात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा भी सवालात की जद में है। गजा में इसराइल के ना रुकने वाले जराइम, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, रूस और यूक्रेन तनाज़ा और अब ईरान के खिलाफ 1 साल के दौरान अमेरिका और इसराइल की 2 जंगों ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में तनाज़ात को रोकने और अमन कायम करने के अपने बुनियादी मिशन में नाकाम हो चुका है। मगर जहां आलमी तनाज़ात को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा सवालात की जद में है, वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग में भारी कटौतियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए
इंसानी इमदाद की फराहमी जैसे बुनियादी काम की अदायगी में भी कई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जहां दुनिया में फौजी तनाज़ात, गुर्बत, कैद साली जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है, वहीं मसाइल से निमटने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अपने अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी इमदाद के लिए तकरीबन 34 अरब डॉलर दरकार हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़ा डोनर अमरीका अब अपनी फंडिंग में बड़ी कमी ला चुका है। पिछले साल सदर ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा को दिए जाने वाले फंड्स 10 अरब डॉलर से कम करके 2 अरब डॉलर तक महदूद कर दिए थे। इसी कमी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंसानी इमदाद की फराहमी में मसाइल का सामना है। फौजी और सियासी तनाज़ात और माशी मुश्किलात के अलावा दुनिया को इस वक्त तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स, हीट वेव्स, सैलाब और कहत की सूरत में मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन मसले का भी सामना है। इस मसले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौसमियाती तब्दीली को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट करार दे चुकी है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर। टॉम फ्लेचर इससे पहले लबनान में बरतानवी सफ़ीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बरतानवी वज़राए आज़म टोनी ब्लेयर, गॉर्डन ब्राउन और डेविड कैमरून के खारजा अमूर के मुशीर भी रह चुके हैं। टॉम फ्लेचर को अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की गज़ा में संगीन इंसानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बड़ी आवाज़ समझा जाता है। टॉम फ्लेचर गज़ा के लोगों को इमदाद से महरूम रखने और इमदाद को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करने पर इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। मिस्टर फ्लेचर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Shahzad. Now we are going to discuss multiple issues, but let's start off with the growing discussion about changing in the world order. There has been a lot of talk that the rule-based order that has been established after World War II is in a transition phase now, and obviously the world might not remain a unipolar global system anymore, and that means that the conflicts and the situation of geopolitical rivalries might increase. So under this situation, how challenging is this for United Nations and obviously their humanitarian backed programs? Well, you're right that the international order is in retreat, and actually what really matters there is the impact of that on the people that we serve as humanitarians. For them, they need an international order. They need the rules-based system to prevent the conflicts that are driving them from their homes, to prevent the climate change that is damaging their livelihoods, and to ensure that we don't return to the conditions that in fact created the United Nations. That world war, that was a wake-up call at the time and made nations come together and think we have to work together. But within all of that, every time you hear the United Nations criticized, you have to ask yourself, firstly, what do our critics gain by weakening us? And secondly, what are we doing for the people who need us most? And I've been seeing in my visit to Pakistan this week the impact of our projects on the ground, supporting those who maybe don't have a voice in these debates, but whose lives matter to us. Why do you think this is happening? This is a question. Why do you think the global system is changing? And if it does not remain a unipolar system anymore, how does it affect your work specifically? It makes it harder because you have a more transactional geopolitical moment. But you also have a less generous moment. As countries become more nationalist, they're less likely to support humanitarian work. And so our funding has collapsed really over the last couple of years, and the world's become less generous. There's less solidarity and less energy for ending crises, ending conflicts. So obviously, as we speak, world is facing a number of military conflicts right now, and it is putting burden on world economy, and obviously the need for humanitarian levels will also increase. I was reading, according to official estimates, United Nations ideally needs $34 billion to address world's most critical humanitarian crisis. Now, at the same time, the biggest donor or the funder was United States, and probably they have slashed their funding from $10 billion or $8 billion to $2 billion. Now, this is a big gap. How do you think this will affect your work, and how do you bridge the gap? So our work is getting much harder because of funding cuts, and this year we're setting out to save 87 million lives. That's an extraordinary number. I mean, you mentioned the Second World War. 87 million. That's more people who died in the Second World War. So that's pretty relevant to people's lives. But to do that, all we're asking is 1% of what the world is spending right now on guns and arms and defense. I need $23 billion to be able to do that. And we're about halfway towards that funding target.
and we've already reached over 25 million people with support this year. But by the way, yes, the US has cut from where it was before, but it's still our most generous donor right now. I've signed 2 agreements with the US in the last 6 months for almost $4 billion. And we've also agreed packages, direct assistance for several UN agencies and for NGOs alongside that. So there is still American money coming into the system in a significant way. And obviously, the criticism which comes from President Donald Trump that these actions like United Nations or their aid program are not very effective, this criticism has come from other places as well, that United Nations has failed in delivering their core missions like preventing conflicts or maintaining international peace or providing humanitarian aid. Be it Gaza, Ukraine, Lebanon, Iran, we are seeing that the conflicts are escalating. So do you think this criticism is valid in some way, that United Nations or the other humanitarian backed programs are less effective and relevant now? Well, tell that to the 25 million people that we've reached with humanitarian aid already this year. Tell it to my colleagues who are out there right now in the DRC trying to contain that Ebola outbreak, right now driving convoys across the border from Pakistan to Afghanistan, delivering 21 lorries of food to people who need it so badly there. And my colleagues on the front lines from Haiti to Yemen, to Gaza, to Lebanon, to Syria, to Somalia, to South Sudan, so many of the places I've visited in the last year. But you're right, the UN is not perfect, but it's the least imperfect idea we've yet had for This is the global best we can have. coexistence. I think it can be even better. Okay. And I think you're particularly right to highlight the failure of the Security Council to end so many of these crises. Yeah. Now, we can do a certain amount Yes. as the UN, as diplomats, and my colleagues working on peacekeeping, on political affairs, are working around the clock to try to do their best to end these conflicts. But ultimately, you need those great powers working together more effectively. You need the Security Council to be functioning effectively. You need diplomacy. And I applaud the diplomacy that Pakistan has been leading on issues like Gaza, on issues like the Straits of Hormuz, the conflict between Iran and the US and Israel. This is essential diplomacy right now. And I'm going to talk about that in detail. I was reading your statement. You said about these humanitarian efforts that anyone who says that UN is dead should spend some time with my colleagues in Sudan and DRC. So what were you actually trying to convey about it? So right now, just to paint a picture for you, my colleagues are trying to get into El Obeid. They were there just 2 or 3 days ago in the Kordofans in Sudan, a center of huge violence right now. Yeah. And they were there. Huge running displacement risks. as well, yeah. Huge displacement. Yeah. We are there where people are suffering around the world right now. And that's not just the UN. It's the humanitarian family that we bring together, the humanitarian community that's getting over 1 million meals to people in Gaza right now, that is bursting through to the south of Lebanon, across those bridges over the Litani River to reach towns that have been destroyed in the recent military action. So we're out there. We're doing what we can with what we have. It's not perfect, but I have huge admiration for the courage of my colleagues. Right. And let's talk about Gaza, because your address in UNSC, where you spoke about a situation in Gaza and you were very critical on the actions and the role of Israel. So I'll just quote what you said over there. You said Israel's restrictions on the flow of humanitarian aid in Gaza as cruel collective punishment. Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians in the occupied Palestine territory. And obviously the Israeli ambassador in UN, he wasn't amused of your statements. So what is the situation right now? Is the flow of aid better? Is there any improvement? Well, it's part of my job to speak truth about the situation that we find on the ground, even if it doesn't please everyone. Yeah. And that normally it's the nature of our work that lots of people are not happy with what we say. The reality in terms of humanitarian aid delivery is that it has improved since UN Security Council Resolution 2803. So since that 20-point plan agreed in the last quarter of last year, we have been getting more aid through. And particularly with food, as I say, we're reaching over 1 million people with hot meals every day. There has been that improvement, but it's not good enough. We need to get a lot more shelter in, a lot more tents. It's a hot summer ahead of us. We need to get much more medicine in. We've had a big vaccination campaign in recent months, but again, it's not enough. We've got hundreds of thousands of kids
back into some form of education. But again, it's not enough. But is base. Israel still restricting aid in flow in Gaza? We still have a few problems. One is that there aren't enough crossings open. We need 5 or 6 crossings open at all times to maximize that flow of aid. There are still restrictions on some of the dual-use items that we can't always get in. And there are restrictions on our NGO partners, without whom we cannot deliver at the scale that we need to deliver at. So things are better since the ceasefire, but they're not where they need to be. So things are better since ceasefire, and you were saying now the aid is flowing. It's not like before where, the trucks were standing and they were not allowed to enter Gaza. That's right. We want more to get in, but it's much better than it was before the ceasefire, when we were facing massive restrictions from the Israeli side. So UN Commission inquiry said that Israel is committing genocide by targeting children. Do you think, second this, and do you think that there's no doubt that the 1948 Genocide Convention has been violated by Israel? And also, if that has been the case, why UN or any other pressure has not been able to stop Israel from doing this? So, I mean, those issues are ultimately legal issues, and they're for the courts to decide. And there are cases in the courts and the ICC, the ICJ, and so on that are considering those issues. So we won't get ahead of the results of those investigations. What is clear is that children should never be targeted in conflict, and way too many children have died in Gaza over the last 2 years. And so we need Israel, just as we need all parties to these conflicts, to respect international humanitarian law and to protect civilians and protect humanitarian workers as well. Right. So let's talk about climate change. When you come to Pakistan, this is one of the major issues. Pakistan is one of those countries which has suffered from climate change a lot more than many other countries, because obviously of the river flowing and upstream and glaciers melting. And last year the floods caused damages across Pakistan. So what kind of conversations do you have you had with the officials in Pakistan, and what kind of a cooperation do you think can be done between UN and Pakistan? So I was actually up in Gilgit-Baltistan for the last 2 days. How was it? How was the experience over there? It's an extraordinary place to visit. I mean, the scenery, the landscape is phenomenal. The people are extraordinary. Tough, mountain people, but incredibly generous and kind with their time. But they are frightened, because they can see, even in the last 3 or 4 years, the way that the movement of the glaciers, the retreat of the glaciers, because of climate change, is causing the flash floods, the lakes exploding, the avalanches that are driving so many people from their homes. And so what I've been discussing with the government is, how do we do more to prepare communities for those crises? So we're putting in early warning systems, for example. We're helping with training so that communities are ready, first aid training, for example, ready for the crisis when it hits. We're supporting the efforts where necessary to resettle people in safer housing further from those disaster zones. And I had good meetings with the Prime Minister, with the Foreign Minister, but I also visited the National Disaster Management Authority and saw for myself the huge amount of planning and preparation which is being done at the national level. So you think the money, the funding should be spent for these disasters rather than acting later on after the crisis has hit? Unfortunately, you have to do both. But it's much more effective to spend in advance of a crisis. It's cheaper to try to prevent the crisis and prepare communities for that moment rather than dealing with it afterwards. And remember that many of these climate crises are predictable now. The communities showed me that they know when the flash floods are a greater risk, when they know the areas where the avalanches pose the biggest threat. But do you think Pakistan is getting adequate international support in this? Well, it's getting strong UN support, including from our emergency fund and from our agencies here in country. We have an outstanding resident coordinator, very popular colleague, Mohammed Yahya, who's done a fantastic job here, working with the authorities and working with the local communities to prepare as best as we can with the limited resources that we have. Right. Another issue, because of the growing conflicts and obvious political situation, the number of refugees are rising. And I was reading the data. It says that according to UN Refugee Agency, that 1 in every 70 people is forcibly displaced now. Now, obviously, this is putting enormous pressure on countries, especially developing countries like Pakistan, that has hosted
millions of refugees from Afghanistan. So what is UN doing about it, and what is international community doing about it? So we have a very active team from the UN HCR here. I've spent time with them and with all of our UN colleagues over the last few days. And so they're trying to support those communities with food, water, medicine, shelter. We're also insisting that refugees are treated in the right way, in accordance with international humanitarian law. But I've also been on the other side of the border in Afghanistan and seen refugees when they're returning back to their communities. And of course, we try and support them through that process as well. But we want them to be treated with full respect and full dignity. Yeah, and Pakistan has done that for many years. Millions of refugees have been hosted by Pakistan. Now let's talk about another issue which I said I will discuss in detail is US-Iran war. And Pakistan, you have seen the role Pakistan has played in mediation along with Qatar and Turkey. But Pakistan obviously was playing the central role in this. How do you see that role, and how important do you think it was? Because obviously, if the conflict goes on, if Strait of Hormuz is closed by Iran or US, it is going to affect many countries in the region. 20% of the oil supply takes place from this Strait of Hormuz. So how important do you think Pakistan's role was, and what do you think will be the economic cost if this conflict goes on? It's a vital, vital role that Pakistan has played, and the Islamabad Memorandum of Understanding is the right roadmap, it's the right blueprint. What we need now is all the parties to abide by it. I mean, just to give you a sense of the damage for our work with the closure of the Straits of Hormuz. I was in Somalia recently and South Sudan, and in both places, the fuel price is going up, fertilizer prices are going up, the cost of our aid work is significantly going up. So we're seeing millions pushed further into poverty and into humanitarian need. Alongside that, every day of the war is costing over $1 billion in terms of lost revenue and the cost of the weapons. And that's $1 billion that could go towards this plan to save 87 lives this year. So countries are becoming less generous because they're so worried about the economic implications of this conflict continuing. And then, of course, we have the humanitarian implications across that region as well. And we've been responding to the situation in Lebanon. We're in touch with authorities in Iran about the humanitarian consequences of the conflict there. Of course, we're seeing the impact on countries across the Gulf as well. So all of that has a negative effect on our ability to do our work. Especially, as you said, rising oil prices will affect every country, be it a developing country or a developed country. In fact, Pakistan obviously is facing a huge crisis because of this. But the message you are giving is very positive. I wonder why people don't listen to it. Well, that's a good point. And you asked me earlier why it's people... It's so simple that this money can be utilized in a much better way, serving the humanity rather than, killing people and obviously creating situations like this. I can only agree with you. And as you say, you mentioned earlier on the context of the situation between Israel and Gaza, why aren't we being listened to more? So we're speaking out on these issues, on the Straits of Hormuz, on the situation in Gaza, the situation in Sudan, which is the largest humanitarian crisis in the world right now, the situation in Yemen, where we have a huge number of our own colleagues being detained, which is getting in the way of our work. It seems to me common sense that it's much better to be acting in this humanitarian way rather than pushing the world towards greater conflict. We need everyone to get back to that spirit of peacemaking. I want to see more Nobel Prizes handed out for peacemaking and fewer people starting conflicts. So do you think there's a chance that we might go back and improve it, or do you think we are drifting away from it now? Well, I think the world is becoming more antagonistic, more divided, and there are huge risks to that. The number of conflicts, the number of people being displaced by conflict, the number of civilians at risk because of these conflicts, the numbers are all going in the wrong direction there. But if I can I always try and find positives here. And I think one positive is that countries like Pakistan, Qatar, Turkey are becoming more actively involved in peacemaking and diplomacy. There's a recognition that the old way of trying to settle these issues is not working, and that we need to re-energize the Security Council. Pakistan has been a very effective member of the Security Council right now with an excellent ambassador in New York, very effective ambassador. And so I think other countries are stepping forward and saying we cannot afford, and our people cannot afford a world that is polarized and slipping back towards conflict. We need to work together. These issues, climate change, inequality, the next pandemic,
they're all global issues and they all require global solutions. No country Right. can deal with them alone. You can't put a tariff on Ebola. ट्रू टॉम फ्लेचर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के तहत मुख्तसर अमन के बाद जंग की शिद्दत एक बार फिर उसी तरफ जाती नजर आ रही है जो शिद्दत जंग बंदी से पहले थी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की तदफीन के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का दोबारा आगाज हुआ था, जो आज 8वें रोज भी जारी है। जबकि कल ईरान ने भी बाकायदा तौर पर यह वाजे कर दिया है कि अब अमेरिका से होने वाली मुफाहमती यादाश्त की कोई अहमियत नहीं है और ना ही ईरान इसमें की गई यकीन दहानियों की पासदारी करेगा। अहम बात यह कि जुमे को ईरान की जानिब से उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद जंग में मजीद शिद्दत आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले में 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है उर्दन में होने वाले इस हमले में 1 अमरीकी फौजी लापता है जबकि 4 जख्मी हुए हैं। बयान के मुताबिक लापता फौजी की तलाश जारी है, जबकि जख्मी 4 एहलकारों को इलाज के लिए उर्दन के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा ईरानी फौज के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान ने कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें कैंप अल उदैरी पर ड्रोन से असला डिपो और अली अल इस्लाम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निजाम के रडार को निशाना बनाया गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 रोज पहले उर्दन के शुमाल मशरिक में मवाफिक सल्ती एयरबेस पर ईरानी हमले में 20 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए थे, जबकि एक और हमले में मुतादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि ईरानी अफवाज अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में पहले के मुकाबले में ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी है। अहम बात यह कि हालिया कशीदगी के दौरान कल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी का बयान भी सामने आया है। ईरानी टीवी पर नशर किए गए बयान के मुताबिक मुज्तबा खामेनी का कहना था कि अगर अमरीका कशीदगी बढ़ाने और मजीद जिल्लत मुसलत करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने दुश्मन के लिए नाकाबिले फरामोश सबक तैयार कर रखे हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने कहा कि अमरीकी वादा खिलाफियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। दुश्मन के लिए ईरान के पास नाकाबिले फरामोश सबक हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत है कि धौंस, बालादस्ती और बर्बरियत अमरीकी तर्ज फ़िक्र के लाजमी अज्जा है। इसके अलावा ईरान ने कल अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद भी मुअत्तल कर दिया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कल सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जाराना इक़दाम किए। ईरान भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। ईरान के इस ऐलान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान मुफाहमती यादाश्त तोड़े या ना तोड़े, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। सदर ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि अमरीका का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। बहरहाल अमरीका और ईरान की इस जंग की वजह से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है, क्योंकि आबना हुर्मुज़ में बंदिश की वजह से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है, जबकि हालिया झटकों की वजह से आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की अब्दोरफ्त में भी कमी देखी गई है। मैरीटाइम ट्रैफिक डेटा के मुताबिक 15 जुलाई को 15 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे थे, जबकि 16 जुलाई को सिर्फ 8 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड तेल 4% इजाफे के साथ $88 फी बैरल तक पहुंच चुका है, जबकि WTI क्रूड 5% इजाफे के साथ $82 फी बैरल को पहुंच चुका है। जबकि ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाजे कर दिया है कि जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। नाज़रीन, इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।